सर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जब अपनी इन्वेंशन टेलीफोन को पेटेंट किया था, उसके बाद उन्हें बहुत प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे थे, क्योंकि टेलीफोन जब पहली बार आया था सभी को वो चाहिए था। मतलब मार्केट में उनके नई इन्वेंशन की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, पर सर ग्राहम बेल उतना ज़्यादा सप्लाई नहीं दे पा रहे थे। इसलिए वो विलियम ऑटन के पास गए, जो उस समय के प्रेसिडेंट थे एक बड़ी कंपनी वेस्टर्न यूनियन के। और ग्राहम बेल ने उनसे जाकर कहा वो उनके टेलीफोन का पेटेंट राइट्स उनसे खरीद सकते हैं $1 लाख के बदले। पर विलियम ऑटन ने ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया, ग्राहम बेल को ये कहकर कि तुम बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हो, मुझे नहीं लगता तुम्हारा ये इन्वेंशन फ्यूचर में भी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। फिर उसके बाद ग्राहम बेल ने खुद से ही एक कंपनी स्टार्ट करी और एक $multi-billion इंडस्ट्री AT&T का जन्म हुआ। तो विलियम ऑटन ने एक बहुत बड़ी गलती की थी ग्राहम बेल के ऑफर को रिजेक्ट करके, जो उन्हें अगले कुछ सालों में समझ में भी आया था। ऑथर कहते हैं फियर एंड सेल्फ डाउट हम सबके अंदर ही होता है, और इसके वजह से ही हम कोई स्टेप लेने से पहले बहुत बार सोचते हैं। ऑथर को एज अ टीचर बहुत खराब लगता था जब कोई स्टूडेंट आंसर जानते हुए भी उसमें रिएक्ट नहीं करता था। क्यों? सेल्फ डाउट की वजह से। हम सबके अंदर ही बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है कुछ बड़ा कर दिखाने का, लाइफ में आगे बढ़ने का, पर एक चीज़ जो हम सब लोगों को पीछे खींचती है वो है सेल्फ डाउट और डर, कुछ डिफरेंट करने का, कुछ नया करने का। पर हमें अपने डर को अपने पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करके और रिस्क लेकर साहस के साथ कोई भी स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑथर कहते हैं इट्स नॉट द स्मार्ट हु गेट अहेड बट द बोल्ड। पर ज़्यादातर समय लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं जब उनके पैसे की बात आती है। पैसों को लेकर कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता। ऑथर ने आगे के लेसन्स में भी बहुत बार बोला है हम सभी को अपना फाइनेंशियल IQ डेवलप करना चाहिए। पर आप पूछ सकते हो क्यों? और भी बहुत सारे नए रास्ते खोलने के लिए, खुद के लिए और भी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल करने के लिए। क्योंकि देखो, हम लोग इतिहास के सबसे एक्साइटिंग टाइम में जी रहे हैं और आजकल चेंजेस बहुत फास्ट हो रही है, और आगे भी सैकड़ों लोग निकलेंगे बिल गेट्स, इलोन मस्क की तरह। सक्सेसफुल कंपनीज बिल्ड होंगी, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक जैसी। बहुत सारे और भी नए स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, और उसके साथ साथ बहुत फेलियर्स भी होंगी, कंपनीज बैंड होंगी, बैंकरप्सीज, ले ऑफ्स, स्कैम्स और भी बहुत कुछ होगा। इसलिए अपना फाइनेंशियल IQ डेवलप करना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी मदद से आप अपने जॉब सिक्योरिटी में बंधे न रहकर सिर्फ एक अच्छी आइडिया से मिलियंस कमा सको और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सको। लैंड को एक एसेट माना जाता था, पर 400 साल पहले उस समय जिसके पास जितना ज़्यादा लैंड होता था वो उतना ज़्यादा अमीर माना जाता था। उसके बाद एसेट ट्रांसफ़र हो गए कंपनीज और फैक्ट्रीज में, शुरू हुआ इंडस्ट्रियल एज। और आज के टाइम में सबसे बड़ा एसेट है इंफॉर्मेशन, और जिसके पास जितना ज़्यादा टाइमली इंफॉर्मेशन होगा वो उतना ज़्यादा अमीर बन सकता है। पर इंफॉर्मेशन की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है कि मान लो अगर आपने इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लिया तो आप सब जान लोगे। नहीं, इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया में लाइट की स्पीड में ट्रैवल कर रहा है और नए नए इंफॉर्मेशन आते जा रहे हैं। इसलिए जो आइडिया कल काम करता था वो आज नहीं भी कर सकता है। एक दिन ऑथर इन्वेस्टिंग सिखा रहे थे अपने बनाए हुए बोर्ड गेम कैश फ्लो से। तब एक लड़की उनके पास आई जिसका रिसेंटली डिवोर्स हुआ था। कैश फ्लो गेम ऑथर ने बनाया था सबको सिखाने के लिए कि पैसा कैसे काम करता है, एक बहुत ही मज़ेदार वे में, क्योंकि हम लोग खेलते हुए ही सबसे ज़्यादा सीखते हैं। बेसिकली ये गेम आपके इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के रिलेशन को दर्शाता है और आपको सिखाता है कि कितना पॉजिटिव कैश फ्लो आपको अपने एसेट कॉलम पर चाहिए अपने सारे खर्चे पूरे करने के लिए और रैट रेस से निकलकर फर्स्ट ट्रैक पे आने के लिए, जहां पर आप जब चाहे जो भी कर सकते हैं। कुछ लोग इस गेम को पसंद करते हैं, कुछ नहीं, और कुछ लोग तो इस गेम के मेन पॉइंट को ही समझ नहीं पाते। जैसा कि उस लड़की के साथ हुआ था, उसने वो गेम खेलते हुए समझा था जिन चीज़ों को वो अपनी एसेट मानती थी वो असल में उसका बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करने की चीज़ था। इसलिए ही लास्ट में वो पूरा गुस्सा हो गई और अपना पैसा वापस मांगने लगी, क्योंकि वो ये गेम खेलकर इन्वेस्टिंग सीखना चाहती थी, पर अपनी असलियत जान के
उन्हें बहुत ज़्यादा खराब लगा था। दोस्तों, अगर आप चाहो तो आप भी कैश फ्लो गेम खेल सकते हो इस वेबसाइट में जाकर, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। बहुत सारे लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा तो होता है, फिर भी वो लोग फाइनेंशियली सिक्योर नहीं हो पाते, क्योंकि वो लोग पुराने आइडियाज़ में अब भी बिलीव रखते हैं। जैसे कि ऑथर के एक फ्रेंड थे जो एक टाइम में ऑथर और ऑथर के सब क्लासमेट्स में सबसे ज़्यादा अमीर हुए करते थे, पर उसके 1 साल बाद ही जब उनका कंपनी बंद हुआ, जिस कंपनी में वो काम करते थे, उन्हें 3 जॉब करना पड़ता था सिर्फ सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि उन सब जॉब्स के लिए वो ओवर क्वालिफाइड थे और उनके दिमाग में एक ही आइडिया था, वर्क हार्ड। ज़्यादातर लोग आज भी यही पुराने आइडिया में विश्वास रखते हैं, वर्क हार्ड एंड सेव मनी। इसलिए ही उनके पास पैसे होते हुए भी वो लोग स्ट्रगल करते हैं। ऑथर और उनके दोस्त माइक जब हाई स्कूल में थे, तब उनके रिच डैड उनसे कहते थे, पैसा असली नहीं होता, जितना ज़्यादा तुम पैसे को असली मानोगे उतना ज़्यादा ही तुम्हें काम करना पड़ेगा पैसे के लिए, और अमीर कभी पैसे के लिए काम नहीं करते, वो पैसे बनाते हैं। ऑथर को ये बात समझ नहीं आई थी, इसलिए उन्होंने पूछा था, पैसे असली नहीं होते तो क्या असली होता है? तब रिच डैड ने कहा था, वेल, पैसे असल में वही है जो तुम उसको मानोगे, पर हमारा असली एसेट होता है हमारा माइंड। इसको अच्छे से ट्रेन करो, मिलियंस ऑफ डॉलर तुम बना सकते हो सिर्फ एक आइडिया या एग्रीमेंट से। हर महीने अपने सैलरी का 20% सेव करना एक बहुत अच्छा आइडिया लगता है, और ये बहुत सारे लोग फॉलो भी करते हैं, पर ऑथर कहते हैं इसमें एक प्रॉब्लम है। इस आइडिया को फॉलो करके लोग बहुत बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज़ भी मिस कर रहे हैं, जिससे कि वो बहुत जल्दी और भी बहुत सारे पैसे कमा सकते थे। यहाँ पर ऑथर अपना खुद का एक एग्जाम्पल देते हैं, कैसे उन्होंने बहुत जल्दी बहुत सारे पैसे बनाए। 1990 में फियोनिक्स की इकोनॉमी एकदम डूब चुकी थी। मार्केट डाउन चलने की वजह से सब लोग डरे हुए थे और प्रॉपर्टीज़ बेच रहे थे, और ऑथर के लिए ये बेस्ट मार्केट कंडीशन थी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ खरीदने के लिए। क्योंकि हमेशा याद रखना, एक रियल इन्वेस्टर खरीदता है जब सब लोग बेचते हैं, और बेचता है जब सब लोग खरीद रहे होते हैं। इसलिए ऑथर ने भी प्रॉपर्टीज़ खरीदने का सोचा, पर उनका ज़्यादातर पैसा स्टॉक मार्केट में पहले से ही इन्वेस्टेड था, जो वो अभी नहीं निकाल सकते थे। पर वो ये अपॉर्चुनिटी भी नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि तभी $1 लाख का घर सिर्फ $75,000 में मिल रहा था। इसलिए वो बैंक्रप्सी अटॉर्नी ऑफिस गए। ये काइंड ऑफ लोन कंपनी जैसी होती है, जहाँ पर अगर कोई अपना घर का फुल पेमेंट ना कर सके तो ये लोग वो हड़प लेते हैं। इसलिए यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ कभी कभी बहुत सस्ते में मिल जाती है। तो ऑथर को भी एक डील मिला, जहाँ पर एक $75,000 का घर सिर्फ $20,000 में मिल रहा था। ऑथर ने फट से ये डील फाइनल कर दी, $2,000 डाउन पेमेंट करके, जो उन्होंने अपने दोस्त से लोन लिया था $200 के बदले। और जब वो घर लीगली उनके नाम पे हो गया, उन्होंने एक बहुत अच्छी मार्केटिंग स्किल लगाई और एडवर्टाइज किया, $75,000 का घर $60,000 में मिल रहा है और कोई डाउन पेमेंट नहीं चाहिए। तो बस और क्या था, बहुत सारे बायर्स के फ़ोन आने लगे और वो घर मिनटों में बिक गया। ऑथर ने बायर से $2,500 प्रोसेसिंग फ़ी मांगा, जो बायर ने खुशी खुशी दे दिया। फिर ऑथर ने उस पैसे से $2,000 अपने दोस्त को वापस कर दिए, एक्स्ट्रा $200 के साथ, जो उन्होंने पहले ही दिया था। ऑथर के दोस्त भी खुश, बायर भी खुश, अटॉर्नी भी खुश और ऑथर भी खुश। मतलब कि ये पूरी एक विन 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 सिचुएशन थी, जहाँ पर ऑथर को सिर्फ 5 घंटे लगे थे ये सब कुछ करने के लिए, और ऑथर ने ऐसे कुल 10 से 11 डील किए थे। अभी आप कह सकते हो, हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर ऐसी डील्स नहीं मिलती, या हमारे यहाँ मार्केट कंडीशंस डिफरेंट है। पर ऑथर हमें इस एग्जाम्पल से सिर्फ यही चीज़ समझाना चाहते हैं कि कैसे एक सिंपल फाइनेंशियल प्रोसेस की मदद से बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा पैसे बनाए जा सकते हैं, जो आप नॉर्मली पैसे सेव करके करने में सालों लग जाएंगे। इसलिए ये अभी पूरी तरह आपके ऊपर है कि क्या आप पूरी ज़िंदगी अपने जॉब पर हार्डवर्क करोगे, फिर टैक्स पे करोगे, फिर पैसे सेव करोगे, जिसके लिए भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, ना कि अपने आप को फाइनेंशियली लिटरेट बनाने के लिए समय दोगे। और बहुत लोग ये भी कहते हैं, हम उतना ज़्यादा लकी कहाँ हैं, हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती कहाँ हैं। वेल दोस्त, इस बारे में ऑथर कहते हैं, ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ आर नॉट सीन विथ योर आइज,
दे आर सीन विथ योर माइंड। आपके आसपास अपॉर्चुनिटीज तो ज़रूर है, बस आप सिर्फ उसे फाइनेंशियली ट्रेन ना होने की वजह से देख नहीं पा रहे हो। अभी चलो जान लेते हैं इन्वेस्टर कितने टाइप के होते हैं। इस चैप्टर में ऑथर ने मेनली 2 टाइप के इन्वेस्टर के बारे में बताया है। पहले आते हैं वो लोग जो सिंपली स्टॉक ब्रोकर, फाइनेंशियल प्लानर या रियल एस्टेट कंपनी के पास जाते हैं और कुछ भी खरीद लेते हैं, जैसे कि कोई भी म्यूचुअल फंड हो गया या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रीट या कोई स्टॉक या बॉन्ड्स। ये सबसे क्लीन एंड ईजी तरीका होता है इन्वेस्टिंग करने का। सेकेंड आते हैं इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्टमेंट क्रिएट करते हैं। ये पहले तरीके के इन्वेस्टर्स के मुकाबले प्रोफेशनल होते हैं और इस टाइप के इन्वेस्टर बनने के लिए आपको 3 मेन स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे। नंबर 1 स्किल, एबिलिटी टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज दैट एवरीवन एल्स मिस्ड। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको अपॉर्चुनिटीज देखना पड़ेगा अपने माइंड से, जो और कोई देख नहीं पा रहा अपने आंखों से। और ये करने के लिए आपको अपना फाइनेंशियल IQ बढ़ाना पड़ेगा। नंबर 2, रेज मनी। आपके पास मनी रेज करने की स्किल होनी चाहिए अगर आप सेकेंड टाइप के इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो। और नंबर 3 और लास्ट में आता है ऑर्गेनाइज स्मार्ट पीपल। ये हम लोगों ने पहले के वीडियोस में भी डिस्कस किया था। एक इंटेलिजेंट पर्सन वही होता है जो उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लोगों के साथ काम करता है और उन्हें हायर करता है। दोस्तों, अगर आप रिच डैड पुअर डैड बुक खरीदना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हो, और अगर आप इसका फ्री ई बुक चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से फ्री ई बुक डाउनलोड कर लो। तो ये था रिच डैड पुअर डैड का चैप्टर 5। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर से करें, और अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर से करो, और फ्री ई बुक ज़रूर डाउनलोड करना। हम मिलेंगे अगले हफ्ते इस बुक के चैप्टर 6 के साथ। तब तक सीखते रहे, सिखाते रहे। जय हिंद।